पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, वो हमने आपको बताया ही था कि डेवोस पहुंचे हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाह के साथ हुई है और उसमें ये देखा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज़ जो थे पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, इन्होंने बात की थी आपस में बैठ के। तो लेकिन जिस वक्त ये इधर मिले हैं, डेवोस में मिले हैं, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि अब्दुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने काकड़ साहब के साथ जो एक दिन जो ईरान ने स्ट्राइक की थी उससे पहले ये बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं बताया कि हमारा कंट्री जो है आपके ऊपर अटैक करने का सोच रहा है। तो काकड़ साहब वैसे अपना जो अब ये सारा कुछ जो विजिट है ये कट शॉर्ट करके वापस मुल्क में आ गए हैं, वरना उन्होंने वहां पे जनवरी 22 तक रहना था। ईरान जो है वो बिल्कुल कहते हैं जी अब्दुल्लाह साहब के साथ जो मीटिंग थी उसमें बिल्कुल टाइट लिप्ड रहा, उसने बिल्कुल काकड़ साहब को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा जी कि जो बाद में कि जी हाँ हमने आज जो है अटैक किया पाकिस्तान के, लेकिन सिर्फ जैश अल अदल ये जो टेररिस्ट ग्रुप है इसके ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इसके ताल्लुकात जो है अलेजडली जाके इसके लिंक्स मिलते हैं इजराइल के साथ। जुंदुल्ला जो कि अलकायदा की एफिलिएट है और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका ये हिस्सा है। और उन्होंने कहा जी कि इसके जो फाउंडर हैं अब्दुल मालिक रेगी, उसको ईरान ने 2010 में पकड़ा था और एग्जीक्यूट किया था, लेकिन उसमें ईरान कहता है जी कि हमें पाकिस्तान की हेल्प मिली थी। अब जब इधर इन दोनों की मुलाकातें हुई तो उसके बाद जब ये लोग बाहर निकले उस मीटिंग से, तो अब्दुल्लाह साहब से पूछा वहाँ पे जर्नलिस्टों ने कि भाई आप जो पाकिस्तान के साथ ये जो अटैक किया उसमें तो आपकी ज़्यादा ख़राब हो सकती है जो ताल्लुकात हैं। अब्दुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान एक हमारा दोस्ताना मुल्क है और हमने ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया बल्कि टेररिस्टों पर किया है, और हमें पता है कि ना सिर्फ जैश अल अदल बल्कि और भी कुछ जो है टेररिस्ट ग्रुप, और जिसके ऊपर उन्होंने किसी पाकिस्तानी को इल्जाम नहीं दिया। उन्होंने कहा दे आर नॉट पाकिस्तानी जो हैं वो, हालांकि उसके अंदर और कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स भी शामिल हैं, पर उन्होंने कहा जी कि उधर जो एक ईरानी बैठा हुआ है टेररिस्ट ग्रुप, उसको हम जो है खत्म करना चाहते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं। आपको पता ही है कि पिछले कुछ अरसे से ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करता था और उसको कहता था कि भाई आपकी जो टेरिटरी है उससे हमारे ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, तो इनको रोकने की ज़रूरत है। बहरहाल पाकिस्तान फिर जो है वो करता था, इंटेल शेयरिंग करते थे और बहुत सारे इन्होंने मिलकर लोगों को, टेररिस्टों को पकड़ा था और मारा था। इस वक्त समझ नहीं आई है कि ईरान ने ये इस तरह का यूनिलैटरल एक्शन क्यों लिया और पाकिस्तान के अंदर जो है क्यों अटैक ऐसे कर दिया, जबकि पहले वो पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान को कहता था कि भाई इनको रोकें, और फिर पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलके उनकी खोज लगाते थे और उनको मारते थे। तो अब ये जो बात है ये है सोचने की, तो कि चीज़ें ज़्यादा एक्सकलेट कर गई हैं, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे किया, क्योंकि ईरानियंस जो हैं अदरवाइज़ बड़े ही कहते हैं ना धीमे सुझाव के लोग हैं, बहुत धीमे मिजाज के लोग हैं वो काफ़ी। पाकिस्तान के अंदर जो है अब इसके ऊपर ही जो पाकिस्तान ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, वो उसके ऊपर आज बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने टिप्पणियाँ दी हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल पाकिस्तान जो है उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है और लोगों की जो सेफ्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे तो ये लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने बिफिटिंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिटरी स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं। आज अपने एक्स पे उन्होंने कहा जी कि लेकिन दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ को जो है पीस जो है वो सीख करना चाहिए, लेकिन एवरीबडी हैज़ द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स एज वेल। सेनेटर शेरी रहमान ने इस मौके के ऊपर बोला जी कि ये ईरान का अनप्रोवोक्ड अटैक जो था उसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा थॉटफुल रिस्पॉन्स था, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद अटैक किया, फौरन नहीं किया। हिना रब्बानी खर ने कहा है जी कि ये जो ईरान का एक्शन है उस पर मैं बहुत शॉक्ड हो गई हूँ, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हमारा जो है 900 किलोमीटर का बॉर्डर भी है, और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से अटैक करना इरेशनल है, एस्केलेटरी और इल्लीगल है। और जिस किसी ने भी ईरान के अंदर ये ऑर्डर दिया पाकिस्तान के अंदर आके हमला करने का, कि उसने जो है सही तरह से सोचा नहीं है इसके बारे में। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने इस मौके पे बात करते हुए कहा जी कि ये सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब करने के बजाय ईरान के साथ जो हमारे टाइज़ हैं उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। दोनों जो हैं जिस वक्त हमारी PDM की गवर्नमेंट थी तो हमारे जो ताल्लुकात थे बहुत अच्छे थे ईरान के साथ, और उन्होंने कहा जी कि ये जो बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं वो बल्कि ईरान में भी चल रही हैं, और वो सारे टेररिस्ट हैं और उनको जॉइंटली मिल के जो है उनसे निपटा जाना चाहिए।
फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं फॉर्मर एजाज अहमद चौधरी, उन्होंने भी कहा जी कि पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि उसकी एबिलिटी है कि वो रिटेलिएट कर सकता है फॉर अटैक ऑन इट्स सॉइल। और जिस वक्त ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान ने फौरन इम्पेशेंस नहीं दिखाई, बड़ा पेशेंटली उसके ऊपर सोचा और फिर उसने अटैक किया, लेकिन लड़ाई को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, आज उन्होंने अपनी पहली मेडन अपीयरेंस दी है इलेक्शन से रिलेटेड हफीज़ाबाद के एरिया में, और उन्होंने कहा जी कि उनका एक ही मकसद है कि वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाए, और जो है अगर मेरी गवर्नमेंट रहती और मेरी गवर्नमेंट्स को बार बार ना हटाया जाता और 5 साल मुझे पूरे किए जाने देते तो आज पाकिस्तान का जो है वो प्रॉस्परस कंट्रीज की लिस्ट में खड़ा होता। और वो कहते हैं जी कि मुझे सिर्फ इस चीज़ के ऊपर निकाला कि मैंने अपने बेटे से सैलरी नहीं ली थी। अगर मैं अभी तक हुकूमत कर रहा होता तो इस गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर तमाम यूथ जो है उनके पास जॉब्स होती, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई होती, फार्मर्स जो हैं वो प्रॉस्परस होते और हमारे पावर टैरिफ्स जो हैं वो बिल्कुल बढ़ाए ना जाते और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इन्फ्लेशन ना होता। उन्होंने शुक्रिया अदा किया हाफिज़ाबाद के लोगों को। उन्होंने कहा कि जी आप बड़े फ्रेंडली लोग हैं, सो थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी, और मैं हाफिज़ाबाद को भी कराची की तरह का लाहौर की तरह का बनाऊंगा और यहाँ पे मोटरवेज के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। उन्होंने कहा जी कि हम जो है यहाँ पे मुल्क के अंदर हाफिज़ाबाद में तो है ही, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं। आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 9 साल तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहे हैं। वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की जॉब पे आए थे 1990 में, फिर 1997, फिर 2013 में, लेकिन उनको कभी भी उनकी जो टेन्योर थी वो पूरी नहीं करने दी गई थी। तो आज उस चीज़ का सारा उन्होंने जिक्र किया। इमरान खान साहब जो है आज फिर अदालत जो लगाई गई है डयाला जेल में, उसमें रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मैं अब थैंक गॉड मेरे पास सेल फोन नहीं है तो मैं अब उसका स्लेव नहीं रहा और मैं अब रिलैक्स करता हूं और एक्सरसाइज करता हूं। तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा जी कि आप अपना प्लान सी जो आपने कल कहा था कि हमारे पास है उसका बताएं। उन्होंने कहा जी मैं प्लान सी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब भी कभी हम अपने प्लान्स बताते हैं तो एक वीगो ट्रक जो है वो आता है और वो लोगों को उठा के ले जाता है और फिर बाद में हमें पता चलता है जी उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया। तो ये बड़े सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ईरान के अटैक के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 18 महीने में बिल्कुल फेल हो गई है। हमने अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान और ईरान दोनों के साथ बर्बाद कर दिए हैं। और जो है वो बीबी जरदारी जो के थे फॉरेन मिनिस्टर थे पीडीएम की गवर्नमेंट में, उन्होंने एक भी विजिट जो है वो अफगानिस्तान का नहीं किया। अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको ट्रेड करना है सेंट्रल एशिया के साथ तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे। और हम कब तक लड़ते रहेंगे, कहा क्या हमने सारी जिंदगी लड़ाई करते रहना है। और फिर उन्होंने कुरान की एक वर्स पढ़ी और उन्होंने कहा जी कि कोई सोसाइटी जो है वो जस्टिस के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा इनजस्टिस पीटीआई की गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको स्मैश किया जा रहा है, उसको जो है उसका पोल सिंबल नहीं दिया गया। हमारे जो कैंडिडेट्स लड़ना भी चाहते हैं उनको बहुत ही गंदे किस्म के जो हैं इलेक्शन सिंबल्स दिए जा रहे हैं और जो है मेरे ऊपर बड़े सवाल हैं। लेकिन मरियम नवाज ने और जो है नवाज शरीफ जो फ्लैट्स हैं उनके इंग्लैंड में, उनके बारे में कोई सवाल नहीं करता। इसके अलावा मरियम साहिबा ने और जरदारी साहब ने तोशाखाना से गाड़ियां ली थी, उन गाड़ियों के बारे में कोई नहीं पूछता है। तो मैं फिर से कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं इनके ऊपर आप थोड़ा गौर करो। ठीक है माजिद भाई, ठीक हो गया। ठीक है जी, तुसी की गौर कर रहे हो। ठीक है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान और दुबई के बीच में, नॉट यूएई, यूएई इज द कंट्री, दुबई स्टेट जो है उसके साथ पाकिस्तान के आज $3 बिलियन के जो हैं कुछ अग्रीमेंट्स हुए हैं। और ये अग्रीमेंट्स हैं फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट। इसके अंदर जो है बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, फ्रेट टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। आज इनकी जो ये सारी डील है हुई है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवस में। और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, रेलवेज एंड मैरीटाइम अफेयर्स शाहिद अशरफ तरार और दुबई की तरफ से थे चेयरमैन ऑफ पोर्ट्स, कस्टम्स एंड फ्री जोन कॉरपोरेशन सुल्तान अहमद बिन सुलेम, इनके बीच में हुई है। डीपी वर्ल्ड जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी एट कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। और इसके अलावा जो है रेलवे बेस्ड जो फ्रेट
कॉरिडोर है जो कि रन करेगा कराची पोर्ट से अरेबियन सी तक और पास करेगा फ्रॉम कराची टू पिपड़ी, मार्शली और यार्ड तक। और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट कराची में आएगी और जाहिर है कि उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ भी रहेगा। इस की वजह से ये जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, पाकिस्तान का ख्याल है कि और भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है। तो ये जनाब ह्यूज है क्योंकि डीपी वर्ल्ड, इफ़ यू नो द हिस्ट्री ऑफ डीपी वर्ल्ड, दुबई को डेजर्ट से उन्होंने जैसे ट्रांसफॉर्म किया है तो आपको पता ही होगा उनकी हिस्ट्री अगर आप जानते हैं तो ज़बरदस्त अगर उनकी डील हुई है तो क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान साहब, उन्होंने आज तो बहुत बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा तो जो होंगे लोकसभा के इलेक्शंस उसमें से 13 की 13 पूरी ही सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी पंजाब से जीतेगी। वो कहते हैं जी कि पंजाब के लोग जो हैं उन्होंने बार बार ये शो किया है कि वो आम आदमी पार्टी को मोहब्बत करते हैं और वो जो हैं क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। पंजाब ने हमेशा नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे फ्रीडम स्ट्रगल होए, और उन्होंने हमें इससे पहले भी जो 92 असेंबली सीट्स जीतने में हेल्प की थी तो हम उनके आभारी हैं, यानी कि हम उनके शुक्रगुजार हैं। और वो कहते हैं जी कि चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ जो एक बीजेपी की एमपी हैं वो भी इस दफ़ा हारेंगी। आपको पता ही है कि एक्ट्रेस जो हैं किरण खेर जो हैं वो बीजेपी की एमपी हैं चंडीगढ़ से, तो वो कहते हैं जी कि इस दफ़ा सब लोग हारेंगे, पूरी की पूरी 13 सीटें आम आदमी पार्टी जो है वो जीतेगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपका अलायंस कांग्रेस के साथ हो सकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल और राहुल गांधी जी बड़े क्लोजली लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं सीट शेयरिंग पे, तो उस क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा अवॉइड किया, उस पर बात नहीं की, डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ अभी। हाँ जी, ठीक है जी। आज द प्रिंट की एक स्टोरी आई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत लंबी है लेकिन उसमें से मैंने थोड़ी सी चीजें आपके लिए नोट की हैं। और ये प्रिंट की स्टोरी लिखी है अनिरुद्ध कानीसेठी ने, और वो कहते हैं जी कि इस वक्त तो राम जो है, लॉर्ड राम का नाम हर जगह पे लिया जा रहा है और अयोध्या में राम मंदिर खोला जा रहा है और उसने बड़े लोगों को जो है वो डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये आपके लिए आजकल के ज़माने में 21st सेंचुरी में तो मुश्किल होगा ये इमेजिन करना कि राम जो है वन ऑफ हिंदुइज्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं, नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में ये सबसे इंपॉर्टेंट गॉड नहीं थे हिंदुओं के, जो कि आजकल पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा लॉर्ड राम का नाम ले रहे हैं। ये किसी ज़माने में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। वो कहते हैं जी कि अगर 1000 साल की हिस्ट्री हम यहाँ पे ट्रेस करें तो ये बात उस वक्त शुरू हुई थी जिस वक्त ये सारे फॉरेन रूलर्स जो हैं साउथ एशिया से आने शुरू हुए थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त लोग जो थे वो ज्यादातर लॉर्ड शिवा और विष्णु के अंदर जो हैं वो इंटरेस्टेड थे। राम जी के अंदर इंटरेस्ट तो बहुत बाद में लोगों का आया। वो कहते हैं जी चाहे हम संस्कृत का लिटरेचर देखें या टेंपल बिलीफ्स देखें या डिवाइन एनालॉग्स देखें या कि किंग्स जो हमारे थे, हिंदू किंग्स जो थे, अगर उनकी भी हम चीजें सारे देखें या कि जो फर्स्ट ग्रेट गॉड्स की बात की गई है विजयांगरा के अंदर, तो उसमें कहीं पे भी जो है लॉर्ड राम का इतना बड़ा रोल हमें नजर नहीं आता है। वो कहते हैं जी नॉर्दर्न इंडिया में असल में क्या हुआ था कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आनी शुरू हो गई थी। ये जो सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे थे और जो तुर्किया से लोग आ रहे थे, नॉर्थ इंडियन जो किंग्स हैं वो फिर चाहते थे कि वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करें, तो उन्होंने फिर टेंपल्स बनाने शुरू किए अगेंस्ट ये जो सारे बाहर से लोग आ रहे थे। वो कहते हैं जी कि उस वक्त नॉर्थ इंडिया के जो किंग्स थे, वेगलास थे, चहामनास थे, चौहान्स थे, चलुकियास थे, सोलंकीस थे, जो भी कोई थे, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हम तो राम का अवतार लेके आए हैं, यानी कि हम लॉर्ड राम की शक्ल लेकर आए हैं। और उन्होंने जो ये टर्क्स थे जो ये आ रहे थे उनको डीमंस कहते थे, वो कि ये डीमंस हैं जो कि हमारे मुल्क के अंदर आ रहे हैं और हम राम का अवतार लेकर आए हैं। तो उसके बाद फिर जो है गहा देवला के जो किंग्स थे उन्होंने राम टेंपल्स बिल्ड करने शुरू किए इन द 12th सेंचुरी। तो फिर जो है लॉर्ड राम बिकेम द मेजर जो है वो एक लॉर्ड, और अब तो वो एक मेजर पॉलिटिकल फिगर बन के सामने आ रहे हैं जिसको तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके नाम को अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लॉइट करना चाह रही हैं। तो ये जनाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री से लिया हुआ एक आर्टिकल था। अच्छा जनाब, जो हमारे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, ही इज फेसिंग क्रिमिनल टैक्स प्रोसीडिंग्स
ओ माय गॉड, क्यों? क्योंकि ये जिस वक्त म्यूनिख एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे कस्टम वालों ने इनको पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि आप एक नॉन ईयू कंट्री प्रोडक्ट ईयू कंट्री के अंदर कैसे लेकर आ रहे हो, और इनको 3 घंटे के लिए यहां पे डिटेन किया। हुआ क्या है कि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो घड़ी है, एक तो कड़ियां खा गई हैं हर तरफ कड़ी का रोला है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी जो कि वो एक ऑक्शन में किट्सबुहेल ऑस्ट्रिया में सेल करना चाहते हैं, वो लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जब कस्टम्स वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई झूठ भी नहीं बोला, सब क्वेश्चंस के सही सही जवाब दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं टैक्स भी आपको म्यूनिख में पे करने को तैयार हूं। वहां पे जो टैक्स वाले ऑफिशियल्स थे वो इनको लेकर गए जी एक क्रेडिट कार्ड मशीन के पास, उन्होंने कहा जी इधर आप दें, लेकिन वो चली नहीं 1 घंटा तक। फिर उन्होंने 1 घंटे की कोशिश के बाद बेचारे को सही कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा था वहां पे, फिर इनको जी बैंक लेके चले गए कि भाई तुम अपना जो पैसे हैं एटीएम से ड्रॉ कर लो। फिर वो एटीएम जो था उसके अंदर कैश का लिमिट था, उसमें से वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल नहीं सकते थे, और बैंक भी क्लोज था फिर ये लोग वापस आए, फिर वहां पे एक नया अफसर आया कस्टम्स का, फिर वो एक नई क्रेडिट कार्ड की मशीन लेकर आया, फिर उस पे इन्होंने पैसे दिए, तो जनाब इनकी जान छूटी। क्या बात है। पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री जर्मनी, व्हाट इज दिस? ठीक है। और जनाब जावेद अख्तर साहब जो है ही टर्न 79 टुडे, मगर आज वो बहुत गुस्से में नजर आए। उनके लिए एक पार्टी दी थी वहां पे उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, जिसमें कि उनके बेटे फरहान अख्तर और जो फ्रेंड्स हैं बोनी कपूर और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर, और ये सारे जो हैं ये जमा हुए थे अनिल कपूर के घर पे। तो जिस वक्त पार्टी वार्टी करने के बाद वो बाहर निकले अपनी बेगम के साथ, शबाना आजमी के साथ, और अपने बच्चे फरहान और जोया के साथ, और वो खड़े हो गए कि भाई मैं आपको, जो वहां पे फोटोग्राफर्स खड़े थे, कि मैं आपको तस्वीर देने को तैयार हूं, आप रुके। लेकिन उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, जावेद साहब हमारी तरफ, जावेद साहब हमारी तरफ। तो उस पर वो बड़े अनॉयड से हो गए और उन्होंने कहा भाई चीखो मत, मैं आराम से इधर ही खड़ा हूं, मेरी तस्वीर ले लो, चीखो मत। तो बस वो बड़े गुस्से में आज आ गए। और जनाब ट्रेलर आया है नई फिल्म का, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया है जी पयान, जिस तरह थोड़ा उलझा होया जिया बहुत सारे लोगों के साथ। माजिद भाई तो अक्सर कहते हैं लड़कियों को कि भाई मेरे दिल में आराम से जाना, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं करने इतना दिल इनका उलझ गया। अच्छा जी, तेरी बातों में उलझा जिया, ये जो है इसमें बड़ी ही मजे की लव स्टोरी है। इसमें दिखाया गया है कि शाहिद कपूर को प्यार हो गया है कृति सैनन को, जो कि एक रोबोट है। वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपस में, लेकिन उसको पता नहीं है कि शी इज नॉट फ्लैश एंड ब्लड। इस मूवी के अंदर जो है धर्मेंद्र नजर आएंगे एज हिज ग्रैंडफादर, और इसकी फिर एक मैटरनल आंट डिंपल कबाड़िया भी नजर आएगी जो साइंटिस्ट है, वो आती है कि सब लोग जब इसकी तारीफें कर रहे होते हैं तो उसको कुछ इस लड़की में ऑड लगता है, और वो शाहिद को बताती है कि भाई साहब ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है। तो शाहिद जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है कि एक रोबोट से वो कैसे प्यार कर सकता है। ये स्टोरी जो है ये इसको लिखा है और डायरेक्ट किया है अमित जोशी ने और आराधना शाह ने, और ये रिलीज होगी सिनेमाज में February 9 को। ठीक है जी मैम, ये ऐसे है। और पाकिस्तान के जो बड़े ही हाई प्रोफाइल जो क्रिकेट टीम के कोचेज हैं, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, एंड्रयू पटेक, ये सब के सब ने कहा है क्योंकि इनके रोल्स और पोर्टफोलियोज चेंज कर दिए गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में। ये किया गया था वैसे नवंबर 2023 में, तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, यू डोंट नीड आवर सर्विसेज। इन अप्रैल 2023 आर्थर वाज अपॉइंटेड टीम डायरेक्टर। इसी तरह ब्रैडबर्न को हेड कोच, और साउथ अफ्रीका के जो पटेक हैं उनको बैटिंग कोच बनाया था लास्ट ईयर अप्रैल 23 को। आर्थर जो हैं वो हेड कोच रहे हैं टीम के 2016 से 2019 तक, जिसके के बीच में पाकिस्तान की टीम तो जो थी नंबर 1 स्पॉट पे आ गई थी आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग के अंदर, और उसके अंडर जो है पाकिस्तान ने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता था। ब्रैडबर्न जो है वो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच रहे बिटवीन 2018 से 2020 के बीच में। उसके बाद इनको हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोच रोल दिया गया था अक्टूबर 2021 में। अंडर हिम ऑल्सो पाकिस्तान बिकेम नंबर 1 टीम इन ओडीआई टीम रैंकिंग। अच्छा, उन्होंने इनको टेस्ट टीम में आगे लेकर गए आर्थर साहब, और जो ये हैं ब्रैडबर्न हैं ये ओडीआई में टॉप पे लेकर गए थे। बहरहाल जी ये कह रहे हैं असि छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, असि नहीं खेल रहे थोड़े नाल, विकेट भी लेके जा रहे हैं अपने नाल। ठीक है।
और जनाब आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है एंड हमारे नोवैक जोकोविच जो हैं वो भी राउंड 1 राउंड 2 जीत के थर्ड राउंड में अब पहुंच गए हैं। इसके अलावा जितने भी टॉप सीडेड जो प्लेयर्स हैं टेनिस में, कोको गॉफ, बारबोरा, क्रेजोविका, बीट्रिक्स हद्दाद, माया, जेनिक सिनर, एंड्रे पाब्लेव, स्टेफानोस ट्रिस्पिस, ये सब लोग जो हैं ये अब सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद थी, जो टूनीजियन 6 सीड ऑनस जुबेर हैं, वो कहते हैं जी कि एक स्कूल गर्ल से हार गई। 16 ईयर ओल्ड रशियन एंड्रीवा जो है उससे ये 6-0 6-2 से हार गई। और एक और जो आगे सेकंड राउंड में पहुंची हैं वो है अरीना सबलेंका, उन्होंने भी जीता। तो ये है जी कहानी ऑस्ट्रेलियन ओपन की हमारे। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया था कि FIA ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन से हार गया था 6-1 से। आज चीना से जीत गया है, हमारे चीनी भाइयों से 2-0 से ये जीता है एट ओमान हॉकी स्टेडियम। और ये जो था फर्स्ट क्वार्टर बड़ी इंटेंस बैटल रही हमारे चीनी भाइयों के साथ हमारी, लेकिन थर्ड क्वार्टर में फिर पाकिस्तान का जो है अबू महमूद, उसने जबरदस्त पेनल्टी कॉर्नर पे 42nd मिनट में गोल बनाया, पाकिस्तान को 1-0 की लीड दी। 51st मिनट में फिर पाकिस्तान के अब्दुल रहमान ने सेकंड गोल किया। इस तरह से पाकिस्तान ने चीना को हराया, यानी कि चाइना को हराया 2-0 से। ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, क्या बात है जी, क्या क्या टैलेंट आते हैं। अगर आपने आज गेम देखी है, ये डेब्यूटेंट हैं शमर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के। इन्होंने जिस तरह से टॉप की जो क्लास जो इनके ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है स्टीव स्मिथ एंड मार्कस लेबुशेन, उनको आउट किया इन टेस्ट एट एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया जो था वो 59 for 2 था एट स्टम्प्स ऑन सेकंड डे। उस्मान ख्वाजा नॉट आउट एट 30, कैमरून ग्रीन एट 6, और इस लड़के ने ऑल टुगेदर 5 विकेट्स लिए हैं फॉर 94। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंग्स ने टॉस जीता था और वेस्ट इंडीज को बैटिंग के लिए कहा था। वेस्ट इंडीज के साथ भी इन्होंने डेवस्टेटिंग किस्म की दिखाई थी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने, और इनको 133 के ऊपर 9 इनके आउट कर दिए थे। फिर जोसेफ जो है उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, इसी लड़के ने जो बॉलर भी है बड़ा जबरदस्त, 36 बनाए ऑफ 41 बॉल्स। और ऑस्ट्रेलिया जो थी तो वेस्ट इंडीज जो थी उसको थोड़ा सा साता मिला, यानी कि वो 188 पे आई। अब जो सेकंड डे है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लीटली किया डोमिनेट। जॉश हेजलवुड ने तो कमाल कर दिया, 3 लिए अपने पहले 3 विकेट्स लिए अपने पहले 4 ओवर्स में। वेस्ट इंडीज ने अपना डे जो फिनिश किया है वो 4 for 18, यानी 18 रन्स पे 4 उन्होंने विकेट्स अपने गंवा दिए हैं इन 8 ओवर्स। इससे पहले ट्रेविस हेड जो थे उन्होंने 119 बनाए थे टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया गेट 95 रन लीड। तो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग है 283 और वेस्ट इंडीज की है फर्स्ट इनिंग 188 और सेकंड इनिंग्स है 73 for 6। तो बस चांस नहीं है जीतने का, बिल्कुल। ये थी हमारे आज की खबरें।